वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान बिल्कुल किसी किस्म की बहानेबाजी नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा। जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वैसा ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करेंगे, और वही उन्होंने किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो भी करेंगे, हुकूमत उसको ओन करेगी, मौलवी उसको एन इस्लामी और शरई करार देंगे, और पाकिस्तान का मीडिया उसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह करार देगा। तो हुआ वही कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया। ये जो गजा पीस बोर्ड है उसका हिस्सा बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ममालिक को लिखा। यानी अब तो शायद ही कोई मुल्क बचे हों जिन्हें उन्होंने नहीं लिखा। तो दुनिया भर के जो बासर ममालिक हैं उन्हें भी लिखा, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो इस रीजन के अंदर हैं उनको भी लिखा। और जिन ममालिक ने सबसे पहले हामी भर ली कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो पीस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं ममालिक, उनमें पाकिस्तान, इसराइल, यूएई, मिस्र, मराकश, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, हंगरी, ये ज़्यादा ममालिक जो हैं वो रशिया के जो आज़ाद होने वाले ममालिक हैं, ज़्यादा ममालिक वो है। इनके अलावा एक हंगरी है। पाकिस्तान और इसराइल ये दोनों इसका हिस्सा हैं, जबकि गल्फ़ कंट्रीज़ में से वहाँ पे एक मिस्र है, और यूएई इसके अंदर शामिल है। फ्रांस ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, रूस ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, पोलैंड ने, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन ममालिक ने अभी तक हामी नहीं भरी। और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और आसिम मुनीर साहब ने कहा जी ओके हो गया, हम आ रहे हैं। अब ये गजा पीस बोर्ड, ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक मनसूबा है, और उससे वो ये सोचते हैं कि ये गजा की पट्टी को एक तरक्की याफ्ता इलाके में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बनाई जाएंगी, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के बीचेस बनेंगे, यहाँ पे कमाल किस्म की सयाहत के इलाके बनेंगे, और ये दुनिया का एक बड़ा महंगा प्लॉट है जहाँ पे वो दुनिया भर के सरमायाकारों को घेर कर दे गए। पैसा भी अपना नहीं लगा रहे, बल्कि जो ममालिक आ रहे हैं उनसे $1 अरब वसूल किया जा रहा है इस मेंबरशिप के बदले में। तो जैसा कि पाकिस्तान से उम्मीद थी कि पाकिस्तान ना करने की पोजीशन में तो है ही नहीं, इनकार तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान इनकार करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप वो तमाम पैगामात, मैसेजेस और वो तमाम चीज़ें एक्सपोज कर देगा जो पाकिस्तानी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर बोलते रहे, और उसका इन्हें पाकिस्तान में नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो मौलवी हैं वो अब साबित करेंगे कि ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ा इस्लाम का झंडा पाकिस्तान ने उठा लिया। हालांकि ये क़यादत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, क़यादत जो है वो टॉनी ब्लेयर की है, क़यादत जो है वो नेतन्याहू की है। पाकिस्तान इस सफ में कहीं दूर पीछे खड़ा है। अब $1 अरब क्या पाकिस्तान दे सकता है? ये वो पैसा है जो पाकिस्तानियों के खून पसीने का पैसा होगा, ये वो पैसा है जो टैक्स पेयर्स का पैसा होगा। तो क्या पाकिस्तान ये पैसा दे सकता है? ये बड़ा सवाल है ना। हो सकता है पाकिस्तान से पैसा लिया ना जाए और पाकिस्तान को इस्तिस्ना दे दिया जाए, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान अपनी फौज गजा में तैनात करेगा हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमास इसका हिस्सा नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है गजा की जो हुकूमत है वो इसका हिस्सा नहीं है। वो इसे तस्लीम नहीं करते, वो इसे मानते नहीं है। आप जब भी गजा में वोटिंग करवाएंगे हमास जीतेगी। गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी वही जीते हैं, यानी उनके पास अक्सरियत है फ़लस्तीनियों की, और वो इसको नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तानी इसको मान चुके हैं। अभी देखते हैं और कौन कौन से अरब ममालिक हैं जो इस सारी सूरत हाल को मानते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई थी अक्टूबर में, अक्टूबर 2025 में 2803। तो ये जो करारदाद थी, इस करारदाद की रोशनी में अब ये गजा पीस बोर्ड बना है, और इसका जो पहला नुकता था वो एक स्टेबलाइजेशन फोर्स भी था, यानी वहाँ पे एक अमन के क़याम के लिए एक इस्तेहकाम फोर्स तैनात की जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौजें होगी। इसमें पाकिस्तान की और इंडोनेशिया की फ़ौज होगी, इसके बारे में कहा जा रहा था। कुछ ममालिक पीछे हट गए थे जी, हम अपनी फ़ौज नहीं भेज रहे। बहरहाल पाकिस्तान पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया है। ये जो करारदाद थी ना अक़वाम मुत्तहिदा में, एक बात हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि रूस ने और चीन ने इसकी मुकम्मल मुखालफत की थी। चीन और रूस ये समझते हैं कि आप उनके ऊपर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और वो खुद फैसला करेंगे अपने लिए कि वो क्या चाहते हैं। जमहूरी तरीका तो ये है, लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा है, रूस और चीन इससे इत्तफाक नहीं करते, और उन्होंने, दोनों ममालिक ने इनकार कर दिया था, इसकी मुखालफत की थी करारदाद की। पाकिस्तान जो है ना नाज़रीन, अब मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको कह देता हूं, पाकिस्तान एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। ट्रंप साहब जो कहेंगे वो यही करेंगे, और कई ममालिक अपने मफाद में ऐसा करते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या ये अपने मफाद में कर रहा है? आसिम मुनीर साहब की एक बहुत बड़ी मजबूरी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पाकिस्तान में उनका गैर मकबूल होना।
वो कोई भी चीज़ कर लें, उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा, वो हुकूमत को कामयाब भी नहीं बना पा रहे। अगर बैन अवी सतह पर आवाज़ें उठ जाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम जालिमाना तौर पर मुसलत किया गया है उसका इख्तिताम किया जाए, तो फिर आसिम मुनीर साहब और इनके सारे हवारी हाथ मलते रह जाएंगे। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के खिलाफ डट कर खड़े रहना है या इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को कुचलना है, तो आलमी सतह पे उन्हें तमाम आकाओं को खुश रखना पड़ेगा। ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ताकतवरों की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क वाली तो बात दिखाई नहीं देती, जैसी जूते पॉलिश की पॉलिसी रखी है हमारे वज़ीर आज़म ने। मैं तो हैरान हो गया था देख के। अब अमेरिका जो है वो दुनिया के ऊपर दबाव डाल रहा है एक नए किस्म के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। कनाडा का जो वज़ीर आज़म है उसने बड़ी साफ बात की। उसने कहा जी कि मैं खात्मे का ऐलान करता हूँ कि अमेरिका की क़यादत के अंदर जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था वो अब नहीं चलेगा। यानी कैनेडियंस तो खुलकर सामने आ गए, फ्रांस भी खुलकर सामने आ गया, कई और ममालिक खुलकर सामने आ गए। तो अमेरिका के पास जो हथियार हैं वो दो हैं। एक, उनकी ताकतवर फौज है, वो किसी के ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका एक वक्त में सबके साथ लड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी ताकत अमेरिका के पास जो है वो टैरिफ आयद करने की है, कि वो टैरिफ लगा देते हैं। कई ममालिक जो है अमेरिका के साथ तजारत करते हैं तो वो उसमें टैरिफ लगा देते हैं। अब उन्होंने फ्रांस को भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो इस पर फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन को यह कहा, फ्रांसीसी सदर ने, कि हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए और हमें एक मुश्तरका हल निकालना चाहिए और एक मुश्तरका इसके लिए लायामल बनाना चाहिए कि अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी का जवाब कैसे देना है। अब अगर यूरोप भी अमेरिका पे टैरिफ लगा देता है, जैसा कि अमेरिका यूरोप पे लगा रहा है, यूरोप को चाहिए क्या होता है? एनर्जी चाहिए, यूरोप को फ्यूल चाहिए, मादनियात चाहिए। ये सारी चीज़ें तो यूरोप बराह रास्त हासिल कर सकता है। इंडिया के साथ वो मुआहदे कर रहे हैं, गल्फ के साथ वो मुआहदे कर रहे हैं, रशिया से वो तेल और गैस ले रहे हैं, वो इस मिकदार में इजाफा भी कर सकते हैं। और चाइना के साथ अगर वो अपने ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं तो फिर अमेरिका के ऊपर उनका इन्हिसार कम हो जाएगा। तो अब जो है वो गेम इस तरफ को जा रही है। इसके ऊपर नजर रखेंगे, इस पर हम बातचीत भी करते रहेंगे। अब आ जाए नाजरीन ने पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल। देखिए, बैरूनी तो मैंने आपको बता दिया कि हर बात जो हमें कही जाएगी हम फौरी तौर पर मान लेंगे। बैरूनी कर्जा लेने का पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 6 महीनों में पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया? गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर अंदर जो बैरूनी कर्जा है वो 1254 अरब, यानी ये लगभग 4 अरब 50 करोड़ डॉलर बनते हैं। ये पैसा पाकिस्तान लेता जा रहा है। और ये पैसा पाकिस्तान का जा कहाँ रहा है? कोई तरक्याती प्रोग्राम तो चल नहीं रहे, ना कोई नए डैम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोई नई सड़कें, कोई रेलवे, कुछ बन रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, या बहुत सारे जंगलात लग रहे हो, नई नहरें निकल रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इतना सारा पैसा लेकर डाल कहाँ पे रहे? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल मैंने कई मरतबा पूछा, आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। तो जब पाकिस्तान में नया काम ही नहीं हो रहा, ना खेलों के मैदान बन रहे हैं, ना लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये अरबों डॉलर जा कहाँ रहे हैं? ये या तो लोगों की जेबों में जा रहे हैं, करप्शन की नजर हो रहे हैं, या ये पैसा जमा करके ये कौमी खजाने में दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखिए हमने कौमी खजाना भर दिया। इमरान खान साहब के दौर में कौमी खजाने में इतना ही पैसा था जितना आज इनके पास है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में सैकड़ों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और तब भी कौमी खजाना भरा हुआ था। कोविड के बावजूद इमरान खान साहब ने कौमी खजाना भी भरा और बेशुमार कौमी सतह के बड़े मंसूबे जो हैं उनको भी चलाया। आज वो सारे मंसूबे लगभग बंद पड़े हैं। कौमी खजाना इन्होंने खाली कर दिया था, अब ये कर्जे ले लेकर उसमें पैसा डाल रहे हैं। हालात क्या है? तजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सतह पे पहुंच गया है। यानी ये आदादोशुमार आप देखिए, 3.8 अरब डॉलर पाकिस्तान का तजारती खसारा हो गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये होशरुबा इजाफा है पाकिस्तान के तजारती खसारे में। पाकिस्तान बाहर से जो चीज़ें मंगवा रहा है वो 6.1 अरब डॉलर, और जो चीज़ें बाहर भिजवा रहा है वो 2.3 अरब डॉलर। और ये दिसंबर 2025 का डाटा है। यानी एक महीने के डाटा में आपके पास सारी कहानी आ जाती है कि आपने 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का सामान मंगवाया और लगभग 2 अरब डॉलर का आपने भेजा, तो 3.8 अरब डॉलर का सीधा सीधा तजारती खसारा हुआ है। एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। आप कोई चीज़ें बनाएंगे तो बाहर भेजेंगे, चीज़ें बना ही नहीं रहे तो बाहर भेजेंगे कि आप दुनिया को। हालात बहुत पतले हैं। जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत को घर जाना होगा। अगर ये हुकूमत रह जाएगी तो पाकिस्तान को ये मजीद तबाही के दहाने पर ले जाएंगे, और ये लेकर जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी हमारी 150 बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल का शोबा तबाह हो गया है, इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई है, चाबियां हुकूमत के हवाले कर रहे हैं, आप खुद ही चला लें। ये इनकी ऊंची उड़ान है। इन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लगवा दिए मीडिया के ऊपर, करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिया इश्तिहारबाजी के ऊपर, और 10 अरब के अंदर उन्होंने बेच दी PIA।
उससे बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने हर साल ज़ाया किया है। और पूरी की पूरी एक एयरलाइन जो पाकिस्तान का प्राइड थी, वो इन्होंने ओने पोने बेच दी। और बेची किसे? फौजी फाउंडेशन को। यानी वो डायरेक्ट तो नहीं आए, लेकिन फिर भी वो उसके मालिक बन गए। तो फौजी फाउंडेशन के पास है जनाब अब PIA। तवज्जो इनकी इस बात पे है कि सूबाई खुद मुख्तारी भी खत्म कर दी जाए। 28वीं आईनी तरमीम आ रही है नादरीन, और 18वीं आईनी तरमीम उसका निशाना बनेगी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि 18वीं आईनी तरमीम में सूबों के पास इख्तियारात आए थे और सूबाई खुद मुख्तारी आई थी, और ये पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर किया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से इसके खिलाफ थी, और वो ये चाहते थे कि जो 18वीं आईनी तरमीम है वो खत्म हो जाए। वो हर मीटिंग में हर जगह पे बैठ के हमेशा ये कहते, क्योंकि उनका इख्तियार कम हो गया था ना, उनकी ताकत कम हो गई थी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ताकत मिलती है जितना ज्यादा आप वफाक को ताकत देते हैं। जब आप सूबों को खुद मुख्तारी देते हैं कि हर स्टेट अपना फैसला खुद करे और सूबा अपना फैसला खुद करे, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है, तो फिर जो ऊपर इस्लामाबाद है उसके पास ताकत कम हो जाती है। तो हर सूबे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इस्लामाबाद को कंट्रोल करना आसान होता है। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज था। अब वो इसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े अखबारात में इसके ऊपर खबर लगवाई गई कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो अब 18वीं तरमीम को निशाना बनाने का अमल शुरू हो चुका है। जो काम करने वाले हैं पाकिस्तान में नाज़रीन, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देता। मिसाल के तौर पे कराची में आग लगती है, और काफ़ी अरसे से यह बताया गया है कि कराची में फायर ब्रिगेड की सहूलियात काफ़ी नहीं है, आपको इन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नर हाउस के करीब वो प्लाजा है जहाँ पे आग लगती है, और अब तक की इतला के मुताबिक 61 लाशें बरामद हो चुकी हैं प्लाजे के अंदर से। कल तक हम आपको 30 लोगों के बारे में बता रहे थे। अभी एक इतला आई है कि प्लाजे की एक दुकान, क्योंकि अब वो अंदर रेस्क्यू वाले जा रहे हैं, बार बार जगह खोलकर देख रहे हैं, तो एक दुकान खोली गई तो उसमें 30 के करीब लाशें बरामद हुई हैं एक दुकान में से। ये कितना अफसोसनाक है। जिंदा लोग जल गए इस शहर के अंदर। 61 लोग अब तक की इतला के मुताबिक जाँ बहक हो गए हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है, उनके घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो ये जिस वक्त हुक्मरान जश्न मना रहे होते हैं ना, उस वक्त शहरी जल रहे होते हैं। तो रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। इसकी अमली मिसाल है ये कि एक तरफ पाकिस्तानी जल रहे थे और दूसरी तरफ हुक्मरानों के टिकटॉक आ रहे थे नाचते हुए, खुशी वाले, जर्क बर्क लबास, चकाचौंध, शानदार अय्याशी वाली ज़िंदगी, आसाइशों से भरपूर किस्म के खाने और हर चीज़। इन्हें बिल्कुल भी आवाम का एहसास नहीं है। एक दुकान से 30 लाशें बरामद हो गई। अंदाज़ा करें आप कितनी तकलीफ दे बात है। और अभी ये बसंत भी मनाएंगे, पता नहीं कितने लोगों का गला कट जाएगा। मुझे बहुत बहुत शौक है गुड्डी उड़ाने का, ये पतंगबाजी का बहुत शौक है, लेकिन जिस तरह के धागे आ चुके हैं, जिस तरह पतंगबाजी होती है, ये सेफ रही नहीं। यानी मैंने सारी ज़िंदगी पतंगबाजी की है, लेकिन जब ये सेफ नहीं रही तो हम लोगों ने छोड़ दिया इसको कि इससे लोग मर जाते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत अब इसका रिस्क ले रही है, वो ये करना चाहती है सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस्टिविटी दिखाने के लिए। तो इसमें इमरान खान साहब की बहन ने भी एक बात की, देखें कल उन्हें मार पड़ी है वहाँ पे, उनकी बहनें गिर गई। उन्होंने सारा बताया कि हमें कैसे पुलिस वालों ने आकर मारा। 4 SHO थे, 500 पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहनें भी गिर गई। वहाँ नौजवानों को गिरफ्तार किया, बहुत मार कुटाई ये करते रहे वहाँ पे पुलिस वाले। तो उन्होंने सुबह वो फिर आ गई। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ और इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मरतबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं, आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया है। और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफ़ी की थी, हम जुल्म के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहाँ पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बैठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहन ने कहा कि जब बसंत मनाएंगे तो हर तरफ इमरान खान के नाम की और इमरान खान साहब के तस्वीरों वाली पतंगें उड़ती हुई नजर आएंगी। ये इमरान खान की बहन ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, जीतने वाले हारने वाले अहदेदारान हैं, वो सारे अपने अपने तौर पे अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी?
चादर और चारदीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकते। और अगर घुसेंगे तो किस किस के घर में घुसेंगे? फर्ज करें एक घर से एक पतंग उड़ी हुई है, पीटीआई का झंडा उस पर बना हुआ है, पुलिस अंदर आ जाती है तो वो तोड़ के फेंक देंगे। आप क्या कर लेंगे? आपके पास कोई सबूत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा जब बसंत आएगी। मेरा नादरीन थोड़ा गला ख़राब है, एक दो दिन थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं इसी तरह बात करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।